अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is our second topic in first year chemistry, chapter number 2, Bohr's model of hydrogen atom. अच्छा, बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक हमें इससे पहले ये समझना चाहिए कि बोहर ने ये मॉडल क्यों पेश किया। इससे पहले हमारे पास 1911 में रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था, और वो इसलिए पेश किया था कि उस मॉडल को देख के हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की समझ है कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह है। चूंकि उस मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे। उसमें क्या डिफेक्ट्स थे? उसमें ये डिफेक्ट्स थे कि वो मॉडल जो है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स के लॉ पे बेस्ड था। वो कह रहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। चार्ज बॉडी, और जब चार्ज बॉडी रिवॉल्व करती है तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, व्हेन द चार्ज बॉडी रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इट विल लूज एनर्जी। तो चाहिए तो ये था कि ये अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी है और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है तो फिर कंटिन्यूसली इसको रिवॉल्वमेंट की वजह से इसको एनर्जी लॉस करनी चाहिए, और एक टाइम ऐसा आ जाता कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस में गिर जाता। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हो रहा था, तो ये रदरफोर्ड मॉडल का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास नील बोहर आया इन 1913, एंड ही explain the defects he explained the defects of Rutherford atomic model and gave its own atomic model which is based on a hydrogen atom. इसने हाइड्रोजन एटम पे एक्सप्लेन किया ओन एटॉमिक मॉडल विच इज़ बेस्ड ऑन अ हाइड्रोजन एटम। इसने हाइड्रोजन एटम पे एक्सप्लेन किया। नील बोहर जो है हमारे पास, नील बोहर प्रोपोज्ड, कब प्रोपोज किसने? न्यू मॉडल ऑफ एन एटम टू ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड इन 1913 में इसने ये प्रोपोज किया। मेन पॉइंट्स इस नील बोहर एटॉमिक मॉडल के क्या है? मेन पॉइंट्स इसके ये हैं कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन, उसने किसी खास फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट की बात नहीं की थी। नील बोहर आया, इसने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। इसने शेल और ऑर्बिट का कंसेप्ट पेश किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एक खास फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो शेल और ऑर्बिट का कंसेप्ट ये जो है ये हमारे पास नील बोहर ने पेश किया। दूसरी बात ये कर रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज रिलेटेड विद इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा उतनी उतनी उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। इट मीन दैट द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट, एंड द सेकेंड ऑर्बिट एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। तो इससे हमें ये पता चला कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी है। तो तीसरा पॉइंट इसका ये है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। जो रदरफोर्ड की बात थी कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व कर रहे हैं, और जब चार्ज बॉडी, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब चार्ज बॉडी एक रिवॉल्व करती है तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एनर्जी लॉस करते करते न्यूक्लियस में गिर जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। Electron does not radiate or absorb energy in their fixed shell as long as it moves in their fixed shell. जब तक ये इलेक्ट्रॉन अपने ख़ास शेल और ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे तब तक ना तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना एनर्जी रेडिएट करता है। हाँ, कब ये एब्जॉर्ब और कब ये रेडिएट करेगा? When an electron jumps from a lower orbit to higher orbit, it will absorb energy. जब ये अपने lower orbit से फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल पे जाएगा तब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एंड व्हेन इट केम फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट तब ये एनर्जी क्या करेगा? ये एनर्जी रेडिएट करेगा। यही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा, क्योंकि हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी फिक्स्ड है, और एज लॉन्ग एज इट रिवॉल्व इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट नॉर इट डज absorb energy. Fourth point इसका है, when electron jumps from lower to higher level it absorb energy, and when it jumps from a higher to lower level it radiates energy. तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो हमारे पास फर्स्ट शेल की एनर्जी E1 है, सेकंड शेल की E2 है, थर्ड शेल की E3 है, तो ये हम इस इक्वेशन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, क्योंकि चेंज आ रहा है E1 से, E1 की एनर्जी मुख्तलिफ है E2 से, तो ये कहते हैं डेल्टा ई चेंज ऑफ एनर्जी। क्या चेंज आ रहा है? E2 की एनर्जी ग्रेटर है E2 माइनस E1। इस इक्वेशन से हम डिफरेंस फाइंड करेंगे कि E1 और E2 की एनर्जी में कितना डिफरेंस है। इसका जो 6 नंबर पॉइंट है वो मैं आपको इधर लिख देता हूँ।